ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ना है, फिर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है हमको, जितना मैं बताते चलूँगा। तो कुछ जो शुरुआत की चीज़ें हैं वो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को पहले से पता होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। तो देखो हुआ क्या कि जैसे अब एलिमेंट जब खोजे जा रहे थे तो पहले शुरुआत में 33 या 31 एलिमेंट खोजे गए, फिर 63 एलिमेंट खोजे गए। ठीक, ऐसे से एलिमेंट्स के खोजे जाने की क्वांटिटी जो थी हमेशा बढ़ती चली गई। तो सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना, वो वाला दरवाज़ा ज़रा बंद कर दो। तो सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना, ठीक है, एक साथ, और सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्टडी करना एक साथ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था कि सबकी अलग अलग स्टडी की जाए। तो इसलिए ज़रूरत ये पड़ी, उसको थोड़ा ज़ोर से बंद करोगे तभी हो पाएगा, इतना ज़ोर से मत करना फिर खुल ही ना पाए, कुंडी नहीं है। हाँ बस हो गया। तो उसको फिर हमको ज़रूरत पड़ी कि हम लोग उसको एक फॉर्म में अरेंज करें। जैसे मान लो देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर तुमने देखा होगा, जाहिर सी बात है देखा ही होगा कभी ना कभी, तो देखोगे उसमें ग्रुप बने होते हैं। ठीक, तो अगर हम एक ग्रुप को पढ़ें तो उसके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। तो शुरुआत में जब अरेंजमेंट किया जाने लगा तो डॉबरेनर साहब आए थे, उन्होंने ट्रायड के फॉर्म में अरेंज किया एलिमेंट्स को। ठीक है, ट्रायड के फॉर्म में कहने का मतलब ये था कि 3-3 के ग्रुप में, ठीक है, ट्रायड वर्ड 3 के लिए लिया गया है, 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो वो जो 3-3 के ग्रुप में अरेंज किए थे वो उसमें एक ख़ास बात थी कि जो पहले वाले एलिमेंट, जैसे 3 का ग्रुप होगा तो हम लोग मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, ए, बी और सी। ठीक, हमने मान लिया कि ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ एटॉमिक वेट होगा, ठीक, इसका भी कुछ एटॉमिक वेट होगा। हमने मान लिया इसका एटॉमिक वेट है x, कुछ भी हो सकता है, ठीक, और हमने मान लिया कि इसका एटॉमिक वेट है y, ठीक ना। तो उन्होंने बताया था उनके पीरियोडिक, उनके जो ट्रायड का फॉर्म था उसमें ये खास बात देखी गई थी कि ये जो बीच वाला जो एलिमेंट होता था, ट्रायड के फॉर्म में जो बीच वाला एलिमेंट होता था, उसका जो एटॉमिक वेट था वो बाकी दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज था। उसका जो एटॉमिक वेट था वो बाकी दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज था। यानी कि अगर हमको 2 का एटॉमिक वेट दिया और हमसे बी का पूछ दिया जाए, यानी मिडिल वाले का अगर पूछ दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल x + y/2 कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ठीक, तो ऐसे हमें निकल जाएगा किसका एटॉमिक वेट, बी वाले का एटॉमिक वेट हमें पता चल जाएगा। ये खास बात देखी गई थी। अब तुम्हारे कंपटीशन के क्वेश्चन में, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, तुमको कोई भी एलिमेंट दे देगा, जैसे मैंने ABC लिखा है ना, वो हो सकता है किसी एलिमेंट का नाम दे दे इसकी जगह पे, या ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट ABC ही लिखे, एलिमेंट का नाम न लिखे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एकदम याद किए रहते हैं, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उन्हें पता है इसका इतना ही आंसर आएगा, बस वही लगा के चले जाते हैं। तो वो कभी कभी क्या करेगा, तुम्हें ABC सिर्फ दे देगा, XYZ कुछ भी दे देगा। ठीक, उसमें तुमको XYZ मान लो दे दिया या ABCD दे दिया, तो ABC जो दिया रहेगा उसमें तुमको किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने X और Y का दिया था, B का नहीं दिया था, मतलब X और Y दिया था, बीच का नहीं दिया था ना। लेकिन कंपटीशन में हो सकता है क्या करे कि A का दे दे और B का दे दे, C का ही ना दे। ठीक, मतलब कि जो बीच वाला होता है, जो एवरेज होता है, वो तुम्हें पता रहेगा। ठीक, यानी ये वाली वैल्यू टोटल पता रहेगी, इन दोनों में से किसी एक का नहीं पता रहेगा। बस तुम्हें सिंपल कैलकुलेशन करना होगा और वो निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब अगर पेपर को सिंपल बनाना होगा तब ये क्वेश्चन देगा तुम्हारे सामने। अब इसके बाद क्या हुआ, चूँकि ये ट्रायड वाला बहुत सबके लिए नहीं चल पाया, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था ट्रायड वाला, ये सबके लिए फॉलो नहीं हो पाया। तो इसके बाद ज़रूरत पड़ी, बाद में न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, वो आए और उन्होंने दिया ऑक्टेट का लॉ, ऑक्टेव। ठीक, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तुम्हारे बुक में भी ऐसा लिखा होगा। उस लॉ में इन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे अरेंज करना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि 8-8 के ग्रुप में इन्होंने अरेंज किया। कितने ग्रुप में, 8-8 के ग्रुप में। ये 8 के लिए ही ऑक्टेव वर्ड यूज हुआ है। ठीक, तो जब इन्होंने 8-8 के ग्रुप में अरेंज करना शुरू किया तो इन्होंने पाया कि जो पहला वाला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी और 8वें वाले की प्रॉपर्टी एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होती थी।
जो पहला वाला एलिमेंट होता था और जो 8वां एलिमेंट होता था उसकी प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर होती थी। तो ये इन्होंने यही लॉ दिया था, इसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया था। पर ये लॉ बहुत दिन तक काम नहीं किया, कैल्शियम के बाद ये फेल होना शुरू हो गया। कैल्शियम तक तो ये चलता है, लेकिन कैल्शियम के बाद ये फेल होना शुरू हो गया। तो ये कुछ ऐसा ही था जैसे तुमने देखा होगा, हम लोग पढ़ते हैं ना सारा वो म्यूजिक में सारे गामा प ध नि सा, तो सा से शुरू होता है और लास्ट में भी सा आता है, सारे गामा प ध नि सा। तो सा से शुरू हुआ और सा ही आया। तो कुछ ये वैसा ही था कि पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो लास्ट वाले एलिमेंट के एकदम सिमिलर होगी, यानी 8th वाले एलिमेंट के एकदम सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला और ये कैल्शियम के बाद फेल होना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद आए मेंडलीव। कौन आए? मेंडलीव। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बड़ा अच्छा पीरियोडिक टेबल था, क्योंकि इनके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे तो अरेंज किया। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसके आधार पर अरेंज किया? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, लेकिन इन्होंने एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे जो लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वैसा बना करके अरेंज किया। ठीक है, यानी कुछ कुछ जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, कुछ कुछ वैसा ही स्वरूप इन्होंने दिया उसको। ठीक, तो ये जब उन्होंने किया, जब मेंडलीव ने ये वाला काम किया, तो इसके दौरान उन्होंने क्या किया था कि बीच बीच में कोई कोई जगह उन्होंने छोड़ दी थी। ठीक, जो एलिमेंट उस समय नहीं खोजे गए थे उनके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ी थी। जैसे मान लो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के पहले वाला एलिमेंट उस समय नहीं खोजा गया था, तो वो वाली जगह उन्होंने छोड़ दी थी। ठीक, और उस जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया था? एका एल्युमिनियम। क्या लिखा? एका एल्युमिनियम। ठीक, एका एल्युमिनियम लिख दिया। तो एका एल्युमिनियम का क्या मतलब होता है? एका वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि पहले। इसका मतलब क्या होता है? पहले। यानी उनके कहने का ये मतलब था कि एल्युमिनियम के पहले, यानी यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा जो एल्युमिनियम के पहले होगा। ठीक, बट वो अभी खोजा नहीं गया है, अगर कभी भविष्य में खोजा गया तो वो यहीं पे उसको फिक्स किया जाएगा। तो ये मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक टेबल का। ठीक है ना, ये सारी बातें मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ क्योंकि ये सारी बातें तुमको पहले से भी पता है। ठीक, तो एक बार जाकर के एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, अगर कोई भी लाइन ऐसी हो जो ना समझ में आए तो आकर के मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक ना, तो यहाँ तक मेंडलीव ने काम किया था। अब इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ़र्क क्या पड़ा था, सिर्फ इतना जान लो कि मेंडलीव ने क्या किया था ना कि एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पे अरेंज किया जाने लगा। किसके आधार पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, या नंबर ऑफ प्रोटॉन न बोल करके हम लोग इसको एटॉमिक नंबर भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है किसी एलिमेंट के पास उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही न्यूट्रॉन नहीं होता है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो हमें याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस बेसिस पे तैयार किया गया? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। ठीक ना, एकदम याद रखना। कब तुम्हारी बुक में देखो लिखा हुआ है, जब तुम बुक पढ़ोगे तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे किया गया ना। तो अब ये दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब कुछ बना ही नहीं था, पीरियोडिक टेबल जब बना ही नहीं था, तो हम डिसाइड कैसे कर लिए कि किसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, किसको सेकेंड? ठीक है, जब भी हम अगर उसमें सीधा सीधा बोला गया कि हम लोग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे अरेंज करते हैं एलिमेंट को। ठीक, और अगर उस समय तक कोई फिक्स पैटर्न बना नहीं था तो हमने ये कैसे डिसाइड किया कि हम किसको पहला नंबर देंगे, किसको दूसरा नंबर देंगे? तो उसके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए तुमको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसको याद रखना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये तो हम पता कर ही सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे, किस एलिमेंट के पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस भी एलिमेंट के पास थे, ठीक है, जितने थे उसी आधार पर, अगर किसी एलिमेंट के पास एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक, तो उसको पहला नंबर दिया गया। किसी के पास 2 है तो उसको दूसरा नंबर दिया गया। किसी के पास 86 हो गया तो उसको 86 नंबर देंगे। ठीक है, मतलब जिसके पास जितना प्रोटॉन होगा उसको उतना नंबर दे देंगे। ठीक है, अब एक रिलेशन याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। इसीलिए तुमको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
ठीक ना। तो देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड यही इक्वल टू है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी टोटल रिलेशन यही है, ठीक है ना। अब तुम इसको ये भी तो बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मतलब इसको जिस तरीके से भी तुम बोल लो, लेकिन ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है। तो फटाफट से अपनी कॉपी और रफ निकाल लो। तो देखो अब ध्यान देना कि देखो पीरियोडिक टेबल जब भी हम लोग देखेंगे, जैसे तुम्हारे बुक में बना होगा, अपना बुक नहीं लाए हो क्या, वाह क्या बात। तो देखो बुक में ऐसा पीरियोडिक टेबल बना होगा, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखो जो ये वर्टिकल लाइन हमें दिखती हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं, कितने, 18। अच्छा 18 बोलते हैं क्या इंग्लिश में। तो ये जो ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन दिखेंगी, ठीक, ये जो ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन दिखेंगी, इनको हम लोग क्या नाम देंगे, ग्रुप नाम देंगे। क्या बोलेंगे, ग्रुप। इनको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। अब हमें कुछ लाइन दिखेंगी जो हॉरिजॉन्टल होंगी, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ऐसे ऐसे, इनको हम लोग नाम देंगे पीरियड। क्या नाम देंगे, इनको हम लोग नाम देंगे पीरियड। तो ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है उन्हें हम लोग ग्रुप बोलते हैं। टोटल 18 ग्रुप होंगे और पीरियड टोटल कितने होंगे, 7। टोटल कितने होंगे, 7, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ग्रुप होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 18, और पीरियड जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7, ठीक ना। ये इतना पता चल गया। अब देखना पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआत के 2 ग्रुप होते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ठीक है। शुरुआत के जो 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक कहलाएंगे, एस ब्लॉक कहलाएंगे। अच्छा एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो कि नहीं, सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो बता दिया जाएगा, शर्माओ नहीं, ठीक। तो एस ब्लॉक में कौन कौन आता है, देखना, ध्यान देना। जो ग्रुप फर्स्ट होगा और सेकेंड होगा वो एस ब्लॉक में आएगा। अच्छा अब उसके बाद देखोगे फर्स्ट और सेकेंड के बाद ये थोड़े बौने बौने वाले ग्रुप पड़ जाते हैं ना, 3 से लेकर के पूरा 6 तक, 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, ठीक है। 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक जो हैं वो छोटे छोटे वाले होंगे सारे ना, उनको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। यानी 3 से लेकर के 12 तक क्या होगा, डी ब्लॉक। क्या होगा, डी ब्लॉक। उसके बाद देखो 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक होगा। क्या होगा, पी ब्लॉक। यानी 13 से लेकर के 18 तक कौन सा ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो अब पी ब्लॉक के अलावा देखोगे नीचे तो 2 ठो पीरियड बने होंगे ना, वो हैं एफ ब्लॉक के। किसके हैं, एफ ब्लॉक के, वो हैं एफ ब्लॉक के। तो नीचे जो 2 ठो हैं वो हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इतनी बात याद रखना कि यही 4 ठो ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक ना। अब इनका कुछ मैं अलग अलग नाम बता दूं तो देखो एस ब्लॉक में जो पहला वाला ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, लिख लो, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल, ठीक है। उसके बाद लिख लो सेकेंड ग्रुप के बारे में। लिख लेना कि सेकेंड ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं बता सकते हो, एल्कली मेटल इनको क्यों बोला जाता है, बता दिए, 2 रुपया इनाम। हाँ हाँ, ओ बेस का नेचर रखते हैं। अच्छा अच्छा, तुम 2 रुपया जीत रहे हो। एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इसको,
2 क्वेश्चन बताओगे तब ना 2 रुपया मिलेगा। अर्थ से निकलते हैं, बाकी सब तो ऐसे। ठीक है, देखो 3 से लेकर के 12 तक जो डी ब्लॉक होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। ठीक है ना, तो याद रखना जो डी ब्लॉक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम देते हैं? ये जरूर याद रखना ये नाम, ठीक है ना, क्योंकि इस नाम से बहुत सामना होने वाला है आगे चल के। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट लिख लो। उसके बाद एक बात तो जानते ही होगे कि जो लास्ट 18वां ग्रुप होता है उसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, वो भी लिख लेना। उसके बाद जो उसके जस्ट पहले होता है 17वां ग्रुप, उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। उसके बाद उसके जस्ट पहले एक होता है 16वां, उसको कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन लिख लेना। ग्रुप 16 इज कॉल्ड एज कैल्कोजन। जो ग्रुप 16 होता है उसे हम लोग कैल्कोजन बोलते हैं। ठीक है, यूट्यूब वाले भी लिखते रहेंगे लगातार एकदम। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी था। अब याद रखो कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, SPDF वाले से नहीं आता होगा तो बता दूंगा कभी। ठीक है, रिवाइज करा दूंगा। दूसरा चैप्टर जब रिवाइज कराऊंगा तो उसमें आएगा वो। तो देखो, जब भी हम लोग SPDF से कराएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना कि जब हम SPDF से, यहाँ से तुम्हारा कंपटीशन का क्वेश्चन एक तैयार होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, जब भी हम लोग SPDF से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस भी सब सेल में भरा जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में भरा गया वही उसका ब्लॉक होगा, वही उसका ब्लॉक होगा। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन S वाले सब सेल में भरे जा रहे हैं तो उसका ब्लॉक क्या होगा? S ब्लॉक। 4 ही तो सब सेल होती हैं, S, P, D, F। ठीक, तो अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P वाली सब सेल में भरा जा रहा है तो वो किस ब्लॉक में आएगा? P ब्लॉक में आएगा। किस ब्लॉक में? P ब्लॉक में। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करेगा कि आपको किस ब्लॉक में जाना है। गाना बजने लगा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ अब उसका मोबाइलिए में झांकना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डिसाइड करेगा कि हमको किस ब्लॉक में जाना है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो D सब सेल में भरा गया, यानी कि जो एलिमेंट होगा वो D वाले ब्लॉक का होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना क्वेश्चन ये आएंगे कि तुमको कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया होगा। ठीक है ना, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया होगा। तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो किस पीरियड में है या किस ब्लॉक में है। ठीक, तो वहाँ से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखो तो तुम ब्लॉक तो बता लोगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना कि सबसे लास्ट में आना और देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वाले सब सेल में भरा गया। जिस सब सेल में भरा गया होगा उसी का, वो उसी ब्लॉक का होगा। ठीक, अब अगर पीरियड पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? देखो, जब भी SPDF से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं 1s2 2s2 ऐसा करके लिखते हैं ना। ठीक, तो ध्यान देना इसमें ना, ये जो यस है या P है इसके बाद आएगा 2p6 ऐसे करके। ठीक, तो यस है या जो P है ये तो ब्लॉक को बताने का काम कर रहा है। इसमें जो यस PDF है ये ब्लॉक को बताएगा, लेकिन उसके पहले जो ये नंबर लिखा हुआ है 1 2, ये क्या बताएगा? यही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस पीरियड में है, यानी एलिमेंट जो है वो किस पीरियड में है। ठीक ना, यही क्या बताएगा कि एलिमेंट किस पीरियड में है। ठीक, जैसे ये देखोगे ना 1 2 वाला, तो देखोगे 7 तक होता है कितना। हाँ, तो देखो ये वाला जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s लिखोगे ना, तो ये देखोगे सबसे पहले लिखा जाता है 1s, फिर लिखा जाए 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d और 4f। ठीक, फिर ऐसे 5, फिर 6 और फिर 7 से आगे नहीं बढ़ता है, 7 तक ही रहता है। ठीक, तो वो 7 तक क्यों रहता है? क्योंकि 7 ही तो पीरियड होते हैं। ठीक, तो उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये याद रखना कि ये जो नंबर आगे लिखा होता है वो हमें बताएगा कि एलिमेंट जो है वो किस पीरियड में है। ये जो S P D F जो लिखा है वो हमें बताएगा किस ब्लॉक में है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को बस हमें याद रखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा कि एलिमेंट जो है वो किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। ठीक ना, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अगर यहाँ से बढ़े तो कुछ तुम्हें एक ट्रेंड बताता हूँ, छोटे छोटे स्टार्ट हम लोग करते हैं। जैसे एटॉमिक साइज का अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो शायद तुम लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये 9th क्लास में था।
9th क्लास में था कि बताओ अगर हम किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा अच्छा, बढ़ेगी ना। वाह क्या बात। लेफ्ट से राइट हम लोग जाते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक साइज की। किसकी? एटॉमिक साइज की। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ेगी या घटेगी? तो तुम लोगों का आंसर आया कि बढ़ेगी। कितना तेजस्वी, कितने तेजस्वी बच्चे। डिक्रीज होती है गधा। जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज होगी। सुनना क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि देखो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये है कि वो जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। और जब तेजी से अपनी तरफ खींचेगा यानी कि एटम जो है वो सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है कि नहीं सिकुड़ रहा है? सिकुड़ रहा है ना। और जब एटम सिकुड़ रहा है तो उसकी साइज छोटी होगी ना, तो बढ़ना कैसे बोल दिए? गुनाह हो जाएगा ये। तो जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है ना। तो याद रखना जैसे जैसे हम लोग किसी पीरियड में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन जैसे हम लोग अगर सबसे लास्ट वाले ग्रुप को देखें 18 वाले को, ठीक है ना, यानी कि नोबल गैस की, नोबल गैस जो होते हैं, तो किसी भी पीरियड में नोबल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है। तो उसको हमें नहीं इंक्लूड करना है इस ऑर्डर में। ठीक है ना। क्यों उसकी साइज सबसे बड़ी होती है? क्योंकि नोबल गैस एक्चुअली हम लोग बोलते किसको हैं? जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक ऑक्टेट रूल पढ़ाया जाता है। अभी तुम लोगों को आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, चौथे चैप्टर में। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक। तो जब नोबल गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो स्टेबल है, फिर उसे किसी के साथ जुड़ने या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो स्टेबल है तो वो एक फिक्स साइज पे आ जाता है। ठीक है ना। अब वो ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। ठीक। तो इस वजह से उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। याद रखना। ठीक ना। इस वजह से उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। प्लस एक रीजन और है कि चूंकि देखो हम लोग अभी क्या, ठीक है, तो देखो जैसे जब हम लोग लेफ्ट से राइट आएंगे तो हमने अभी बात किया कि जैसे से हम लोग लेफ्ट से राइट आएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो देखना जब 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो जाते हैं ना तो अट्रैक्शन तो लगता है न्यूक्लियस का, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाता है। तुम ही सोचो जरा, इतना भीड़ भाड़ हो जाएगा। जैसे अभी तुम लोग उस पर 3 लोग बैठे हुए हो, अभी 3 लोगों को और बैठा दिया जाए तो नहीं एक मार झगड़ा करके एकदम दीवार पर तोड़ के भागोगे एकदम। ठीक है। तो कुछ वही कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन इतना कसा कसी हो जाता है, सब ढकेल हो गए, बड़ी साइज में होते हैं, थोड़ा रिलैक्स लेते हैं। तो यही कारण होता है उनकी साइज बढ़ जाने का। यही कारण होता है उनकी साइज बढ़ जाने का। तो याद रखना इसे कि नोबल गैसेस सबसे बड़े होते हैं किसी भी पीरियड में, इसलिए हमको उसको इसमें नहीं इंक्लूड करना है। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसे हम लोग देखें तो किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइड जो है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी पीरियड में किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तब जो साइज है वो बढ़ेगी घटेगी? इंक्रीज होगी। तब वो साइज क्या होगी? तब जो साइज है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना। ये याद रखना साइज क्यों इंक्रीज होगी ये भी बताओ। देखो जब भी हम लोग किसी भी पीरियड में अगर हम लोग टॉप से बॉटम आएंगे, किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग टॉप से बॉटम आएंगे तो जाहिर सी बात है जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है। जैसा होता है भाई, एलिमेंट तो चेंज हो ही रहा है। ठीक। अब एलिमेंट अगर चेंज हो रहा है तो इस वाले केस में क्या होगा? ग्रुप के केस में वैसा नहीं हो रहा था, पर इसमें पीरियड के केस में वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रुप के केस में ऐसा होगा। ग्रुप के केस में होगा क्या नया कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। यानी कि एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझें तो जैसे मान लो एक लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, ऐसे है ना, एंड सो ऑन, ऐसे नीचे आ जाएगा।
ऐसे फ्रांसियम, रुबिडियम तो सबको नाम याद रहता है। इसका बताओ। हाँ, सीजियम भी है, क्या है इतना शर्मा, सीजियम है। और इसका फ्रांसियम। अरे वाह क्या बात, अभी बताए हैं। ठीक है, तो देखो अगर मान लो हम लोग इस वाले ग्रुप की बात करें ना, तो देखो लिथियम के पास कितना सेल होगा। अगर ये एक न्यूक्लियस है तो ऐसे इसके पास सिर्फ एक ही तो सेल होगा, एक ही होगा है, एक और होगा। मतलब जो भी हम बोल दें वही हाँ हाँ सर यही है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लिथियम के पास, तो इसको कैसे भरोगे? 2 इसमें और 1 इसमें, 3 हुए ना। ठीक है, अब अगर हम सोडियम में आए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें भी 3 होंगे, फिर गलत। एक में 2 भरोगे, फिर दूसरे में 8 भरोगे, और फिर तीसरे में 1 भरोगे। ठीक, तो इसमें 3 होगा। तो मैं कहाँ बोला कि गलत बोले? मैं बोला एक भी बार गलत बोले? ठीक, तो इसमें होगा, इसमें 2 सेल होंगी, इसमें 3 सेल होंगी। वैसे ही जब पोटेशियम में आओगे तो सेल बढ़ेंगी। ठीक, तो याद रखना कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल है उसका वो बढ़ता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ऑर्बिटल बढ़ रहा है तो एटम की साइज भी तो बढ़ती चली जा रही है अपने आप। एटम की साइज को एक्चुअली हम लोग बताते किससे है कि न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है। ठीक है, वही तो साइज डिसाइड करेगा, वही रेडियस डिसाइड करेगा, वही साइज डिसाइड करेगा। ठीक, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में भरा, ऑर्बिटल में भरा जाएगा, उसी से डिसाइड होगा। तो जैसे जैसे हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एटम की जो साइज है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो ये याद रखना। हमें अब सिर्फ ये ट्रेंड नहीं याद रखना है, हमें अब ट्रेंड के साथ साथ रीजन भी याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके बाद जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कंपटीशन दोगे ही। ठीक, तो जब भी तुम कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे तो रीजन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, या तुम अगर बोर्ड का एग्जाम दोगे या कभी भी अपना एग्जाम दोगे तो देखना क्वेश्चन जो है वो रीजन से आएगा। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग लिख देगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, उसके बाद 2-3 बातें लिख देगा। मान लो 3 बातें लिख दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब तीनों का तुमको रीजन बताना होगा जो 3 बातें लिखी हुई है। तो रीजन जरूर अब जानते चलना केमिस्ट्री में। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी तुमको मिलेंगे। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस का भरमार है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन वहाँ भी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कम एक्सेप्शन तुमको देखने को मिलेगा, कुछ सहूलियत रहती है, लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किए रहना। ठीक, तो ये इतनी सी बातें हम लोगों ने जान ली। ठीक, क्या क्या हमने जाना आज? देखो हमने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा। हमने तीनों लॉ के बारे में जान लिया जो शुरुआत में दिया गया, डोबनेयर का ट्रायड वाला लॉ हो, या फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव वाला लॉ हो, या मेंडेलीव का लॉ हो। ठीक है, तीनों में जाना। फिर मॉडर्न पीरियड टेबल में कुछ जनरल बातें हम लोगों ने जान ली। ठीक है, इसका एक जो तुम्हारी बुक में डिफिनीशन लिखा होगा वो जरूर पढ़ लेना कि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया है। ठीक है ना, वो आता है लिखने को, या कभी अगर मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में लिखने को आया तो उस लाइन को जरूर लिखना। ठीक है, शुरुआत में उसी को लिखना, उसके बाद ही बाकी कुछ लिखना। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है जो मैंने बताया कि मॉडर्न पीरियड टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको पीरियड बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उनको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फिर किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो बताना, पीरियड में पूछा जाएगा तो भी अब बता लोगे। डिक्रीज होती है, क्या होती है? डिक्रीज होती है। किधर डिक्रीज होती है? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट कि तुम्हारा लेफ्ट? अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम अपना लेफ्ट लेकर के चलना। ठीक ना, जो भी क्वेश्चन पढ़ेगा वो खुद का लेफ्ट लेकर के चलेगा। ठीक, तो अगर किसी भी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया किसी ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा कि टॉप से बॉटम जब हम लोग आएंगे तो साइज़ जो है वो इंक्रीज होगी। और दोनों जगह पे हमने रीजन को भी जाना कि आखिर क्यों वहाँ पे साइज़ डिक्रीज हो रही है और क्यों यहाँ पे साइज़ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वहाँ पे साइज़ डिक्रीज हो रही थी, उसका रीज़न ये था क्योंकि सेल सेम थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा था, वो तेज़ी से खींच रहा था। ठीक, अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ रही है। ठीक है, इतनी सी बातें हम लोगों ने जान ली। ठीक है, अब कुछ एक जरा सा IUPAC लिख लो। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है उसका नाम रखने को अगर बोल दिया जाए तुमको IUPAC के आधार पे तो कैसे रखोगे? क्योंकि इसकी वजह से तुम किसी भी एलिमेंट का बता सकते हो कि उसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है ना, पेंट, हेग्स, हेप्ट नहीं सेप्ट, इसमें सेप्ट हो गया। यहाँ ऑक्ट, क्या
नैन, ठीक ठीक। इन होता है, क्या होता है? इन, ई डबल एन, ठीक। तो याद रखना, अगर 0 होगा तो उसके लिए हम लोग नील यूज करेंगे, अगर 1 होगा तो उसके लिए उन, 2 होगा तो बाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो क्वाड, क्या? हाँ, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, 9 के लिए इन, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने ये एलिमेंट आ गया 112, क्या आया? 112, तब इसका एटॉमिक, इसका IUPAC नेम इसी के आधार पे लिखने को तुम्हें कहा जाएगा। तो कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले क्या है? 1, तो 1 के लिए क्या यूज होता है? उन, तो हमने लिख दिया उन। फिर है 1, तो फिर लिखा उन, उन बाई। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके आगे तुमको यूएम जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? यूएम, उनुनबियम, क्या हो जाएगा? उनुनबियम। किसी भी एलिमेंट में जब तुम उसका IUPAC नेम बताना तो लास्ट में क्या जोड़ देना? यूएम। क्या जोड़ दोगे? यूएम। तो ये एकदम याद कर लेना, ठीक है। लिखना होगा तो कहीं लिख लो अपने लैंग्वेज में, लास्ट में तुमको क्या जोड़ना है? यूएम। तो देखो, इसका नाम क्या हो गया? उनुनबियम। क्या नाम हुआ? उनुनबियम। ऐसे ही तुम हमको ये नाम लिख करके लाना 100 से लेकर के 118 तक का, ठीक है। 100 से लेकर के 118 तक का नाम लिख करके लाना, यही तुम्हारा आज का काम होगा। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। 100 से लेकर के 118 तक का IUPAC नेम लिख करके लाना, ठीक ना। अपने से लिखना, बुक से मत देखना, कोशिश करना अपने से, मज़ा आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, सेल क्या होती हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये सब जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो सीधा सुन लो। अभी सेल तो देखे ही, सेल क्या होती है समझ में आ गया होगा। सेल को ही हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन ऑर्बिटल नहीं बोलते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत फर्क होता है। यहाँ से एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था और धड़ल्ले से लड़के गलती करके आए थे, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। देखो, ऑर्बिटल या ऑर्बिट किसको बोलते हैं, ध्यान समझना। ऑर्बिट क्या होगा? जिसमें जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। इतना तो फिक्स हो, पता है एकदम, ठीक है ना। अब देखो, ऑर्बिटल क्या होता है? जैसे हमने सब सेल पढ़ी है ना, सब सेल यानी कि SPDF, ठीक। हर सेल के पास इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं S के पास सिर्फ एक ही ठो ऑर्बिटल होता है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक। वैसे ही P को जब हम लोग बनाते हैं तो उसके पास 3 ठो होता है। कितना? 3 ठो होता है, ठीक ना। वैसे ही जब हम लोग D को बनाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर कितने होते हैं? 5, वहाँ पर होते हैं 5, ठीक ना। 5 हो गए। वैसे जब हम लोग F को बनाएंगे तो वहाँ कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। क्वेश्चन ये आया था वहाँ पे एम्स में कि F के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 ही भरे जाएंगे। अब फिर वो F का ऑर्बिटल हो, चाहे D का हो, चाहे P का हो, चाहे S का हो, ऑर्बिटल की तो कैपेसिटी 2 की है, ठीक। लेकिन लड़के बड़े जोश जोश में, साला इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है एम्स में, सब के सब 14 लगा के आए थे। F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? F में अगर पूछा जाता तो 14 भरे जाते हैं, लेकिन वहाँ ऑर्बिटल वर्ड जोड़ा था, उसको नज़रअंदाज किया गया। जो ज़्यादा तेज बच्चे होते हैं ना और ओवर कॉन्फिडेंस में सही गड़बड़ाते हैं, ठीक है, तो उनसे भी तो कुछ गलती करवाना रहता है। तो ये इस समय नहीं आया था, ये बहुत पहले का क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि इधर कुछ सालों से तो बहुत हलवा क्वेश्चन दे रहा है नीट, या अब तो एम्स और नीट एक ही में हो गया है। नीट में क्वेश्चन अब बहुत सिंपल दे रहा है इधर कुछ साल से। तो ये याद रखना कि ऑर्बिटल कोई भी हो, ऑर्बिटल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही ऑर्बिटल क्या होता है? जो डिब्बा दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो सब सेल क्या है? सब सेल है SPDF, ठीक है। सेल क्या है? वो जो गोला गोला KLMN पढ़े होंगे 9th में, ठीक, वो सेल है। फिर हर सेल के पास कुछ सब सेल होती हैं, ये जैसे SPDF, ठीक है। जैसे जो पहली वाली सेल होती है उसके पास सिर्फ एक ही ठो सब सेल होता है, S, ठीक है। इसीलिए देखे होगे तुम, जो पहला वाला सेल रहता है उसमें खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाते हो। जो पहला सेल होता है उसमें खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भर पाते हो? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ठो सब सेल होती है। लेकिन जो दूसरे वाली सेल में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की होती है। कहा था ना, 8 की होती है। तो 8 देखो, उसके पास क्या होता है? 2S 2P, यानी S भी होता है उसके पास, P भी होता है, ठीक। तो देखो P के पास, P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6, ठीक, और 2 यहाँ, तो 6 2 8 हो गए ना। तो इसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। जो 9th क्लास में पढ़ा रहा होगा, 2 8 18 32,
ठीक है, वो इसी के आधार पर डिसाइड होता है। अब ध्यान से सुन लेना, इतनी सारी बातें याद कर लेना इसको। सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना, क्योंकि वर्ड से सेम वर्ड होते हैं, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, और इस पे अब आगे क्वेश्चन लगाना। तो आज के लिए हम लोग इतना बहुत है। एक चीज़ और जान लो कि ये जो एफ ब्लॉक के होते हैं ना, यहाँ पे ये जो एफ ब्लॉक के होते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि देखो, डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं ना, ये एक्चुअली डी ब्लॉक में से ही निकल के आए हैं। जरा देखो ध्यान से, तो 57 पे लॉरेंसियम होगा और 57 के बाद वाला पूरा एफ ब्लॉक में आ गया है ना। तो ये याद रखना कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में से ही निकल करके ये एफ ब्लॉक आया है। ये एफ ब्लॉक अलग से क्यों बनाया गया? जाहिर सी बात है, इनकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंस रही होगी और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल में भरा जा रहा होगा, एफ के ऑर्बिटल में भरा जा रहा होगा। इस वजह से इनको एफ ब्लॉक में किया गया, क्योंकि डी में सिर्फ वही रह सकता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाए। डी में सिर्फ वही रह सकता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाए। अब जब सेट किया जा रहा होगा पीरियोडिक टेबल, तो देखा गया होगा इनके तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में भरे जा रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक अलग से बना दिया गया ग्रुप, एक अलग से ब्लॉक बनाया गया जिसको एफ ब्लॉक का नाम दिया गया। ठीक है, उसमें जितने भी ऐसे एलिमेंट थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहे थे उनको रख दिया गया। ठीक ना, तो ये बात याद रखना कि ये एफ ब्लॉक वाले हैं। अच्छा, इसमें जो पहला वाला, अब एफ ब्लॉक में भी देखो 2 पीरियड तुमको दिखाई देंगे, एफ ब्लॉक में भी 2 पीरियड दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहला वाला है उसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। और जो दूसरा वाला है उसको एक्टिनॉइड। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे जब ये आएगा तब। ठीक है ना, आज के लिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से भूलोगे तो नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि अभी और आगे हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना, तो ठीक है, यहाँ तक पूरा एक बार एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ के आना। कोई भी ऐसी छोटी सी भी लाइन हो जो ना समझ में आ रही हो वो आके पूछ लेना, बता दिया जाएगा। ठीक है ना, यूट्यूब वाले वीडियो देख रहे हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।